Hello and welcome to Filler Form. So I hope everyone is doing well. So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. So हमारा मोटिव क्या है? Top 20 MCQs daily on paper 1 teaching and research aptitude at 2 PM. हमारा मिशन है UGC NET JRF. सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, है ना। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ज्ञान मिलता है। आपको और मिलता है फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिलते हैं, फ्री बुक्स मिलते हैं। तो ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पर, ठीक है। हाँ, तो ये फ्री क्लासेस हैं, इनको आप देख लीजिए, इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे भी आप मॉक टेस्ट क्विज़ेस दे सकते हैं। तो ये फिलर फॉर्म के फ्री क्लासेस है, इनको आप देख लीजिए, है ना। इनको आप कभी मिस मत करना। 11 बजे है, 2 बजे होता है एमसीक्यू क्लास, 9 बजे होता है मैथ्स क्लास। तो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की, जेआरएफ अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स है। तो यहाँ पे आपको क्विज मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 के रिलेटेड, इसको आप दे दीजिए, ठीक है। रोज होता है ये टाइमिंग देख लीजिएगा आप। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलते हैं, देखते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो और आंसर करो। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या है? द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, द रिसर्च इज कैरीड आउट पीरियड टू द इंसिडेंट, द रिसर्च इज कैरीड आउट along with the happening of an incident, the research is carried out keeping in mind the possibilities of an incident, ठीक है। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, यानी जो इंसिडेंट के बाद हुई होगी रिसर्च, उसको हम बोलते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। कर्लिंगर ने बताया एक डेफिनेशन एक्सपोस्ट फैक्टो के बारे में। उसने बोला कि एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है, ये वो रिसर्च होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी होता है अवेलेबल, ठीक है। और फिर जो रिसर्चर क्या देखता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल वो देखता है उसके बाद, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले ही होता है रिसर्च में, प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा जाता है थ्रू रिसर्चर। तो ये थी कर्लिंगर की डेफिनेशन अबाउट एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। तो और एक एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च को हम बोलते हैं कि रिसर्चर जो होता है वो मतलब प्रेडिक्ट करता है पहले ही कि पॉसिबल कॉज क्या होगा, पॉसिबल कॉज क्या होगा इस इंसिडेंट का, ठीक है। हाँ, या जो इफेक्ट हुआ होगा तो उसके बारे में पॉसिबल कॉज वो बोलता है पहले ही एक रिसर्चर, ठीक है। रिसर्चर उसमें मैनिपुलेट या कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी हुआ होगा पहले ही हुआ होगा, तो उसके बाद वो उस पर रिसर्च जब करेगा, दैट इज एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। तो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो हम पोस्टमार्टम के एग्जांपल लेते हैं ना, पोस्टमार्टम जो करते हैं। हाँ, एग्जांपल आप पोस्टमार्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो उसको आप ध्यान में रखोगे, दैट इज एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, रिसर्च एथिक्स में क्या नहीं आता है? ए ऑनेस्टी, बी सब्जेक्टिविटी, सी इंटेग्रिटी, डी ऑब्जेक्टिविटी। चलो आंसर करो।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, रिसर्च एथिक्स में सब्जेक्टिविटी नहीं आती है। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एथिक्स हम बोलते हैं जो यानी ये वो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस होते हैं जो हमें मदद करता है कि इसमें हम अपने रिसर्च में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे, है ना, किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जो हमारे रिसर्च को वैल्यूएबल बनाता है, जो हमारे रिसर्च को प्रेजवर्दी बनाते हैं, दोज आर एथिक्स। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, कंसर्न्स विद इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन द कंडक्ट ऑफ रिसर्च, यानी क्या जरूरी है हमारे रिसर्च के लिए, जब हम रिसर्च करेंगे तो उसके लिए जरूरी क्या है। इसमें कुछ कंसिडरेशंस होते हैं कि हम जो रिसर्च करेंगे तो उसमें हम लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, हाँ, जो लोग उसमें इन्वॉल्व, जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो कौन कौन से लोग होंगे तो ये भी हम देख लेते हैं ना अपने रिसर्च में, किस टाइप के लोग होने चाहिए, है ना, हाँ, एज क्या होनी चाहिए, या डिफरेंट फैक्टर्स हम उनका देखते हैं। ठीक है, तो दिस बिकम्स द रिसर्च एथिक्स। तो इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, है ना, उनको भी हम कंसिडर करते हैं, जिनको हमें सीरियसली याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, केयरफुलनेस, ओपननेस, है ना, रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें पेटेंट आएगा, कॉपीराइट आएगा, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होनी चाहिए, है ना, तो रेस्पॉन्सिबल मेंटरिंग, रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कंपिटेंस, लीगलिटी, एनिमल केयर, ह्यूमन सब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन। सो हम यहाँ पे बोलते हैं कि सब्जेक्टिविटी जो होती है वो रिसर्च एथिक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये हिंदी में दिया गया है। अगर हिंदी वाले पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। कॉन्फ्रेंसेस आर मींट फॉर, कॉन्फ्रेंसेस किसके लिए होते हैं, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, बी ग्रुप डिस्कशंस, सी शोइंग केस, न्यू रिसर्च, ऑल द अबव। आंसर करो सब। इसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो। कॉन्फ्रेंसेस किसके लिए होते हैं, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए कॉन्फ्रेंसेस होती है, यानी डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं कॉन्फ्रेंस में, उसमें न्यू रिसर्च को प्रेजेंट किया जाता है ना, प्रेजेंटेशन होते हैं न्यू रिसर्च की। तो ये सारे इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। 9-year-olds are taller than 7-year-olds. This is an example of a reference drawn from. यानी 9 साल के जो होंगे वो बड़े हैं किन से, 7 years से जो होंगे, यानी 9 साल के बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, और टालर किन से बड़े हैं, जो 7 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, टाइम सीरीज स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसको देखो और आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स को लेते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स को लेते हैं, बट उनको कंपेयर करते हैं एट द सेम टाइम।
फॉर एग्जाम्पल हम 10 ईयर्स के बच्चे ले लेंगे, कुछ हम 15 ईयर्स के ले लेंगे, कुछ हम 25 ईयर्स के ले लेंगे, ठीक है। तो इनको जब हम इन पे स्टडी करेंगे तो दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बट एट द सेम टाइम इस तरह लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या करते हैं, उसमें हम सेम ग्रुप को करते हैं बट डिफरेंट टाइम पे। अगर हम एडोलसेंट्स पे करेंगे बट डिफरेंट टाइम पे, फॉर एग्जांपल हमने किया पहले 2021 में, अब 2022 में करेंगे, उसके बाद 2023 में करेंगे, ठीक है। उन पे जो इफेक्ट देखना होगा तो वो हम डिफरेंट टाइम पे करेंगे बट एक ही ग्रुप होगा। क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं बट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये देखोगे आप, आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expression is used? ठीक है, यानी एक ही आथर के डिफरेंट वर्क्स जब होंगे तो उस वक्त हम कौन सा यूज करेंगे? इबिड, IBID, एटल, ऑप्सिट, लॉक्सिट, ठीक है। इबिड, एटल, ऑप्सिट, लॉक्सिट। चलो आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट एबिड। यानी एक ही आथर के डिफरेंट वर्क्स जब होंगे उस वक्त हम एबिड यूज करते हैं। तो कहाँ के यूज करते हैं ये? हम रिसर्च पेपर्स में यूज करते हैं या रिसर्च रिपोर्ट जो होगा उसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम यानी एक ही आथर के डिफरेंट वर्क्स को देखते हैं और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? एट द बॉटम ऑफ ए पेज, बॉटम ऑफ ए पेज हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिखाते हैं रेफरेंसेस या कमेंट हम दिखाते हैं इसका, इस आथर का, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हम आथर का नाम रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है, या हम आथर का नाम रिप्लेस नहीं करते हैं। हम उसी आथर के डिफरेंट वर्क्स दिखाते हैं, ठीक है, इन द फुटनोट्स, ठीक है। बट आथर का जो नाम होता है हम उसको हर बार दोहराते नहीं है, उसके बदले हम लिखते हैं IBID, इबिड। तो हम बोलेंगे कि यानी जब हम सेम वर्क को रेफर करेंगे, है ना, या सेम आथर को रेफर करेंगे तो उस वक्त हम इबिड यूज करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। गुड रिसर्च इथिक्स मीन्स, गुड रिसर्च इथिक्स का मतलब क्या है? Not disclosing the holdings of shares, stocks in a company that sponsors your research. B. Assigning a particular research problem to one PhD research student only. C. Discussing with your colleagues confidential data from a research paper that you are reviewing for an academic journal. D. Submitting the same research manuscript for publishing in more than one journal. आंसर करो सब। गुड रिसर्च इथिक्स का माने बताना है आपको, ठीक है, मीनिंग बतानी है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। असाइनिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन PhD रिसर्च स्टूडेंट ओनली, यानी जब हम एक रिसर्च प्रॉब्लम दे देंगे एक ही रिसर्च स्टूडेंट को या एक ही PhD स्टूडेंट को, तो उस वक्त हम उसको बोलेंगे गुड रिसर्च इथिक्स, है, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई इथिक्स नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम जब हम एक रिसर्च स्टूडेंट को दे देंगे, दैट इज गुड रिसर्च एथिक्स। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए रिसर्च जर्नल, यानी क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल किससे देखा जाता है? ए इम्पैक्ट फैक्टर, बी H इंडेक्स, सी G इंडेक्स, डी I10 इंडेक्स। चलो आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीक्रेट में इसका आंसर, ए पार्ट, इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना क्वालिटी मानी जाती है एक रिसर्च जर्नल की।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्वेंस पर क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, जो पिछली बार मैं पढ़ाया है, एक वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसमें मैंने बताया है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन आते हैं। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा, ये आपको गलत नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। देखना कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन सा आता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। आंसर करके बताओ सब। तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है डी पार्ट। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताने आपको करेक्ट सीक्वेंस में। इससे पहला दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ मेथोडोलॉजी, फिफ्थ डेटा एनालिसिस, सिक्स्थ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। 1 2 4 3 5 6। 1 क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। 2 क्या है, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। 4 क्या है, मेथोडोलॉजी। उसके बाद आता है थर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद डेटा एनालिसिस, उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अगर किसी को पीएचडी करना होगा तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द स्टेप, डू यू नो द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो आपको ये बताने पड़ेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। एपीए स्टैंड्स फॉर, एपीए का मतलब क्या होता है, ठीक है। अमेरिकन फोनेटिक एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन फोनेटिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, डी ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आएगा इसका, ठीक है। एपीए स्टैंड्स फॉर, यानी जो हम रेफरेंस लिखते हैं वो हम एपीए स्टाइल में लिखते हैं, तो उस एपीए का मतलब क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सेम इसी के बारे में, यानी कौन सी रेफरेंस लिखी गई है एपीए स्टाइल में, पढ़ो और आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। यानी हम पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम आथर का सरनेम, उसके बाद जो उसका इनिशियल होगा वी शर्मा कामा वी डॉट, उसके बाद उसके साथ ईयर भी लिखते हैं बट ब्रैकेट में, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद बुक का नाम, या अगर रिसर्च पेपर होगा तो रिसर्च पेपर का नाम क्या है, जैसे यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद न्यू दिल्ली, उसके बाद कोलन, उसके बाद जो पब्लिशर होगा टाटा एमसी हिल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे एपीए स्टाइल रेफरेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना आपको गलत स्टेटमेंट कौन सा है। हाइपोथेसिस मेड ऑन द बेस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। बी, a hypothesis is a basis for reasoning without any assumption of its truth. C, hypothesis is a proposed explanation for a phenomenon. D, scientific hypothesis is a scientific theory. चलो आंसर करो। यानी रॉन्ग स्टेटमेंट बताना यहां पे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ठीक है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। दैट मीन्स कि जो हाइपोथेसिस होती है वो थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, यानी वो हाइपोथेसिस होते हैं टेम्पोररी, ठीक है। हाँ, हाइपोथेसिस परमानेंट नहीं होते, तो हाइपोथेसिस कैसे थ्योरी हो सकती है। तो दैट मीन्स साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं साइंटिफिक थ्योरी हो सकती है, ठीक है।
तो दैट मीन्स कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च पेपर क्या होता है? इज ए कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक, contains original research as deemed by the author, contains peer reviewed original research or evaluation of research conducted by others, can be published in more than one journal। चलो आंसर करो, क्या होता है रिसर्च पेपर? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, कंटेन्स पीर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। यानी कोई रिसर्च अगर की किसी ने, तो उसको जो हम रिव्यू करते हैं उसके बाद लिखते हैं उसका उसमें क्या क्या है ना, तो दैट बिकम्स रिसर्च पेपर। या किसी ने कोई रिसर्च की है, उसको इवेलुएट करना, उसको देखना कि उसमें क्या क्या मैथडोलॉजी क्या है, रिजल्ट क्या है ना, तो फिर वो लिखेंगे, तो दैट बिकम्स रिसर्च पेपर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स? इनमें से कौन आता है गुड रिसर्च एथिक्स के कैटेगरी में? ए, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स, conducting a review of the literature that acknowledges the contributions of other people in the relevant field or relevant peer work. C, trimming outliers from a data set without discussing your reasons in a research paper. D, including a colleague as an author on a research paper in return for a favor, even though the colleague did not make a serious contribution to the paper. चलो आंसर करो सब। गुड रिसर्च एथिक्स के कैटेगरी में कौन आता है इनमें से? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, यानी कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रेलेवेंट फील्ड और रेलेवेंट पेयर वर्क। यानी हम रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, एक जब हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, हम उसके बाद रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद हमें कुछ रिसर्च पेपर्स मिलते हैं, उनको हम पढ़ते हैं, है ना, उन्होंने जो काम किया है, तो दैट कम्स अंडर गुड रिसर्च एथिक्स, ठीक है। हाँ, जो उनका काम है उसको पढ़ना, फिर उसको देखना, है ना, हाँ, उसको इवेलुएट करना, तो दैट बिकम्स गुड रिसर्च एथिक्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। एमएलए स्टैंड्स फॉर, यानी अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च के बेस पे एमएलए क्या होता है, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज एकेडमी, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लेवल एकेडमी या मास लेवल ऑडियंस। चलो आंसर करो सब, इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, मॉडर्न लेवल लैंग्वेज एसोसिएशन, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। यानी ये भी एक रेफरेंस का स्टाइल है, रेफरेंस स्टाइल है। जब हम रिसर्च को बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रेफरेंस लिखते हैं, तो वो इस स्टाइल में लिखते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में। तो कैसे ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी के बेस पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज रिटन एज पर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, यानी एमएलए फॉर्मेट में कौन लिखी हुई है इनमें? ये आप देखो, जिसने एमएलए फॉर्मेट पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो आप देख लो, नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं होना चाहिए।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर आएगा। कि कैसे लिखते हैं, पहले हम देखो एपीए स्टाइल में हम वही सेम करते हैं। पहला स्टेप वही है कि पहले हम लेते हैं जो सरनेम होगा, फॉर यहाँ पे हॉल है सरनेम, उसके बाद कामा डोनाल्ड, उसके बाद डायरेक्ट फुल स्टॉप है। तो एपीए स्टाइल में हम ईयर लाते हैं पहले, मतलब नाम के साथ, मगर यहाँ पे एमएलए में नहीं लाते हैं। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बुक का नाम या कोई रिसर्च पेपर होगा उसका नाम, फिर उसके बाद कामा। वहां पे एपीए स्टाइल में हम बुक के नाम या रिसर्च पेपर के नाम के बाद हम डालते हैं फुल स्टॉप, यहाँ पे हम कामा डालते हैं। फिर उसके बाद जहां पब्लिश हुई होगी वो प्लेस, फॉर न्यू दिल्ली, उसके बाद कोलन, उसके बाद जिसने पब्लिश किया प्रेंटाइज हॉल ऑफ इंडिया, उसके बाद कामा, उसके बाद लास्ट पे ईयर आता है। एमएलए स्टाइल में लास्ट पे ईयर आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। एपीए स्टाइल में हम ईयर ऑथर के साथ ही डालते हैं और ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट पे ईयर रखते हैं। ठीक है, हाँ, कोई पैरेंथेसिस हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, और वहां पे हम बुक का नाम, उसके बाद फुल स्टॉप, या रिसर्च पेपर होगा उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पे उसके बाद कामा डालते हैं एमएलए स्टाइल में। ठीक है, हाँ, बाकी सेम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। ए वर्कशॉप इज, वर्कशॉप क्या होता है? ए कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, ए मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, a class at a college or a university in which a teacher and the students discuss a topic. D. A brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem. देखो, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे एमसीक्यू सीरीज देखे हैं, उनमें मैंने बताया है वर्कशॉप क्या होता है, डिबेट क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, अच्छे से मैंने वहां पे बता दिया। अगर आपने वहां पे नोट डाउन किया होगा या पढ़ा होगा अच्छे से, तो तब आप यहां पे भी कर सकते हैं वर्कशॉप क्या होता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। क्या होता है कि जो वर्कशॉप होती है ये ट्रेनिंग होती है। ठीक है, मतलब इसमें एक स्किल डेवलप किया जाता है एक रिसर्चर में या एक इंडिविजुअल में। ठीक है, हाँ, ताकि वो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके उस स्किल अपने से, यानी अपने स्किल जो उसमें डेवलप हुआ है स्किल, उससे वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, सो दैट इज वर्कशॉप, है ना। वर्कशॉप में एक स्किल डेवलप किया जाता है। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो अपना वो जो उसने ट्रेनिंग में सीखा होगा उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद किसी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। वर्किंग हाइपोथेसिस इज, यानी वर्किंग हाइपोथेसिस किसको कहा जाता है? A proven hypothesis for an argument. B. Not required to be tested. C. A provisionally accepted hypothesis for further research. D. A scientific theory. पढ़ो और आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। A provisionally accepted hypothesis for further research. Provisional means ये टेम्पररी हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस टेम्पररी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस, यानी इसको हम एक्सेप्ट करते हैं बट टेम्पररीली, प्रोविजनली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ना। एक रिसर्च प्रॉब्लम है, जब हम कोई रिसर्च बनाते हैं तो उसमें हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वो क्या होती है, टेम्पररी होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। A collection of all the parts in a subject that are of interest is known as. ठीक है, यानी जब हम सारे लाते हैं एक ही मतलब एक ही जगह हम लाते हैं उनको, या कलेक्ट करके हम इनको क्या बताते हैं जिन पे हमें इंटरेस्ट होती है। ठीक है, रिसर्च में जिन पे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, सैंपल, पॉपुलेशन, डेटा या कंक्लूजन। यानी जिस पे हम रिसर्च करते हैं उनमें सबों को एक मतलब कलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, और उसी पे हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो देखना है कि इंटरेस्ट किस पे होता है, रिसर्च के किस पार्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो दैट बिकम्स सैंपल, पॉपुलेशन, डेटा, कंक्लूजन। चलो आंसर करो सब।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, पॉपुलेशन। तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। किसको पॉपुलेशन कहा जाता है? यानी जिस पे हमारी इंटरेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं रिसर्च करूंगा टीचर्स पर, तो उसमें मेरे जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स होंगे या कॉलेज लेवल टीचर्स होंगे, तो उन पे जब मैं रिसर्च करूंगा तो वो मेरा इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स होंगे। तो दैट इज पॉपुलेशन। दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें फिर मतलब कॉलेज टीचर्स पे मैं करूंगा कोई रिसर्च, ठीक है। तो उसके बाद मैं कॉलेज टीचर्स के बाद फिर पर्टिकुलर कॉलेज का ले लूंगा, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलेज के टीचर्स ले लूंगा। दैट बिकम ए सैंपल, ठीक है। हाँ, तो पॉपुलेशन क्या होता है कि यानी इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का ले लूंगा, है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस ले लूंगा या एक स्टेट के कॉलेजेस ले लूंगा, तो उसमें सारे कॉलेजेस मेरी पॉपुलेशन बन, कॉलेज के टीचर्स मेरे पॉपुलेशन बन जाएंगे, ठीक है। फिर मैं कोई 2-3 कॉलेज ले लूंगा, जो उन 3 कॉलेजेस के टीचर्स होंगे तो वो मेरे सैंपल बन जाएंगे, ठीक है। बट वो 3 कॉलेज के टीचर सारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये मेरे इंटरेस्ट थी कि इन पे मैं करूंगा, इस पॉपुलेशन पे मैं करूंगा ये रिसर्च, ठीक है। तो दैट बिकम्स पॉपुलेशन। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट क्वेश्चन नंबर 20। इसको पढ़ो और आंसर करो। एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, एथनोग्राफी किसकी स्टडी है, ठीक है। पीपल एंड देयर एडजेसेंट एरिया, बी इथिक्स रिलेटेड टू रिसर्च, सी कल्चर एंड कल्चर शेयरिंग ग्रुप, डी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एंगल से ये पूछा जाएगा एग्जाम में, एथनोग्राफी क्या होती है, ठीक है। आंसर करो। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। यानी इथनोग्राफी होती है वो स्टडी जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कल्चर स्टडी करते हैं, ठीक है, या कल्चर शेयरिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हाँ, जब उस पर हम स्टडी करेंगे दैट बिकम्स एथनोग्राफी, ओके। बाकी सारे गलत है इसके, हैं। पीपल एंड देयर एडजेसेंट एरिया, एथिक्स रिलेटेड रिसर्च, है ना, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ये नहीं आएंगे इसमें। खाली आएगा कल्चर एंड कल्चर शेयरिंग ग्रुप, ओके। सो ये है, ये थे टॉप 20 एमसीक्यूज। तो ये है आपके क्विज के क्वेश्चन जो आपके क्विज में बताए गए थे, इनका आंसर मैं बताऊंगा। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म करिकुलम, देखो यहाँ पे ध्यान रखना आप, ये जो डेफिनेशन ले ली गई है इसका आंसर, द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये डेफिनेशन है, यानी ये नैरो डेफिनेशन है। मगर अगर हम देखेंगे कि करिकुलम क्या होता है, इसका आएगा ऑर्गेनाइजर होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज सेट गोल्स। ये मैंने करवाया है, बट वहां पे मैंने आंसर ये करवाया है, ऑर्गेनाइजर होल ऑफ लर्निंग, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं था, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। हाँ, इसको आप गलत मान लेना। तो आंसर इसका ये है, ऑर्गेनाइजर होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज सेट गोल्स, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी किसने दिया है कॉग्निटिव डोमेन की क्लासिफिकेशन, है ना, तो वो किसने दे दी, वो बेंजामिन ने दे दी, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। दूसरा, टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज, यानी जो प्रीवियस लर्नड मटेरियल जो है उसको आप नए सिचुएशन में लाओगे, तो कैसे लाओगे, तो उसको आप अप्लाई करोगे, दैट इज एप्लीकेशन, ओके। और क्वेश्चन थे क्या थे, while presenting the research outcomes and sharing the same with others, जब आप प्रेजेंट करते हो रिसर्च आउटकम्स और उनको शेयर करते हो बाकी के साथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च द स्टाइल हैज टू बी इम्पर्सनल, इम्पर्सनल किस में रहती है, जो अभी हम पढ़ रहे थे एथनोग्राफिक स्टडीज में, ठीक है। हाँ, यानी ये रहता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हम स्टडी करते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हम कल्चर के बारे में जानते हैं, तो दैट बिकम्स एथनोग्राफिक स्टडीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चेस, ठीक है। तो इसका आएगा इसका यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो और क्वेश्चन थे, एबिलिटी टू सी एंड साइज अप द सिचुएशन क्रिएटिवली इज मोस्ट रेलेवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी हम देखते हैं और मेजर करते हैं किसी का साइज, या क्रिएटिवली इज मोस्ट रेलेवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च,
जब हम देखते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, किसी सिचुएशन को हम मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है, एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, कि न्यूनेस इसमें होनी चाहिए, ये हम नॉवेल्टी देखते हैं, है ना, इंटेंसिवनेस होनी चाहिए, हाँ, तो ये हम देखते हैं पहले ही। वो कब हम देखते हैं, वो देखते हैं जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को मतलब पहले ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डायनामिक टीचिंग एनवायरनमेंट के बारे में कौन सा इनमें ठीक है ना। टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये है, ये मैंने करवाया है ना एमसीक्यू सीरीज में। तो ये क्लास 2 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू टू टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग यहाँ पे कौन सा मेथड हमें फॉलो करता है ना, कौन सा, किस में हम एनकरेज करते हैं इनडायरेक्ट लर्निंग, तो वो वहाँ पे आएगा डिमॉन्स्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना, ठीक है। उस तरह इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड। हम किस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं देन रादर देन मैनिपुलेशन, यानी उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते बल्कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो वो होता है एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। क्या होता है, एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, इसमें मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन जो कल के थे। तो थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पे आप कैसे डाउनलोड करोगे इस नोट्स को, आप www.ugc-net.com इस पे जाओगे, वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। और अपना फीडबैक दे दो, अपने कमेंट में फीडबैक दे दो, ठीक है। इस पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं www.fillerform.info, ठीक है। हाँ, ये फ्री क्लास है, इनको आप देखो। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं। इस तरह ये फ्री क्लासेस है पेपर 1 के लिए, इसको भी आप देखो। तो ये JRF अचीवर्स है, आप भी नेक्स्ट टाइम, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इधर आ जाएगा इस लिस्ट में जब आप JRF अचीव करोगे। तो ये क्विज आप डेली दे दो, टाइमिंग देख लो आप खुद ही। तो कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, है ना, तो उसको आप कमेंट में बोलो, तो उसको हम वहाँ पे एड्रेस करेंगे। So thank you everyone. Thank you. So I hope you got it. Thanks. तो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।